हेलो फ्रेंड्स, हमारा डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम जो चल रहा है उसे हम कंटिन्यू बढ़ाते हैं और यूपीपीसीएस मेंस 2025 का जो हमारा टारगेट है 125 मार्क्स लाने का, उसको हम कोशिश करेंगे। इसी के थ्रू जो है हम कंटिन्यू चलते रहेंगे और इसी कंटिन्यूएशन के साथ हम इसे बेटर तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, हमारा लगातार ये कोशिश है कि मैं जो है रेगुलर बेसिस पे जो है हम वीडियो इसमें जो है आपको देते रहेंगे। कंटिन्यूस वीडियो को हम चाहेंगे कि इसका पेस और ज़्यादा बढ़ाएं, ठीक है। बाकी जो हमारा क्वेश्चन चल रहा है उसमें वीडियो में भी हो सकते हैं कम हो, लेकिन जितना भी क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं उस सभी का जो मॉडल आंसर है, जो यहाँ डिस्कशन है, उसमें एक क्वालिटी कंटेंट मिलेगा। तो मेरा ज़्यादा फोकस क्वांटिटी पर नहीं है, एक्चुअली मेरा हमेशा फोकस रहता है कि मैं आपको क्वालिटी प्रोडक्ट दूं। तो जो सॉल्यूशन आपको मिलेगा यहाँ, तो मैं इस बात में श्योर हूँ कि आपको मार्केट के किसी भी और बुक से या किसी भी और कंटेंट से या किसी भी और चैनल से वो प्रोवाइड नहीं होगा, क्योंकि जो भी मैं कंटेंट या क्वेश्चन का सॉल्यूशन यहाँ बनाता हूँ वो मैं मेटिकुलसली अपनी तरफ से एक ठीक मेहनत करके उस पर बनाता हूँ और इस लेवल का बनाता हूं कि उस क्वेश्चन को अगर आप उसी अप्रोच पर लिखेंगे तो आपको जो है एक बहुत बेहतरीन मार्क्स प्राप्त होगा, ठीक है। तो इसीलिए फोकस क्वालिटी पर ज़्यादा है, इसलिए हो सकती है मे बी क्वांटिटी कम हो, लेकिन क्वालिटी हमेशा एट पार ऑफ लेवल आपके सामने रहेगी, ठीक है। फिर भी हम चाहेंगे कि क्वांटिटी भी बढ़ाए और एटलीस्ट 1 से 2 वीडियो रेगुलर बेसिस पे आपके सामने आती रहें, ठीक है। तो आप चलते हैं और अभी के क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। तो आज का क्वेश्चन है कि जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है वो किस तरीके से एक कल्चरल रीजन है, वो किस तरीके से एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में उसे हम देख सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करना है। ये आपका 2018 में जब पहली बार जो है सिलेबस चेंज हुआ था तभी ये क्वेश्चन आपका आया था। ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, यूपीपीसीएस मेंस 2018 में आया हुआ है, लेकिन ये क्वेश्चन फिर भी रिपीट हो सकता है क्योंकि जिस कंटेक्स्ट से वो क्वेश्चन पूछता है क्षेत्रों को लेके, उस कंटेक्स्ट से बुंदेलखंड का ये क्षेत्र हमारे हिस्टोरिकल एस्पेक्ट्स में या कल्चरल एस्पेक्ट्स में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मैं मान के चल रहा हूं कि ये कभी भी रिपीट हो सकता है क्वेश्चन, इसीलिए इस पे हम डिस्कस करते हैं। और इस क्वेश्चन के डिस्कशन करने से हमें एक और फायदा होगा कि कभी भी हम किसी भी एरिया को अगर एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में देखते हैं तो उसके अंदर क्या क्या चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में, अगर वो हमसे बात कर सकता है ये हमें देखना है। जैसे हो सकता है वो आपसे कहे कि बनारस वाला जो क्षेत्र है उसको एज ए सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में आप कैसे डिसाइड करेंगे। हो सकता है कई बार वो आपको एक वेस्टर्न यूपी का कोई क्षेत्र उठा के उसको कैसे कि एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इसे हम कैसे समझते हैं। तो इस तरीके से हो सकता है एक पर्टिकुलर एरिया को उठा के और उसका एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में वो पूछ ले, तो उसको भी आप बेटर हैंडल कर पाएंगे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम कैसे लेके चलेंगे। अब इस क्वेश्चन में हम सबसे पहले ये बताएंगे कि जो हमारा बुंदेलखंड वाला एरिया है, जो भी मान ले आपका बुंदेलखंड वाला एरिया आपका चल रहा है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, उसे अगर हमें सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में बताने हैं तो उसके बारे में हम बताएंगे कि जो बुंदेलखंड जो ना भारत का एक ऐतिहासिक और एक सांस्कृतिक रूप से विशिष्ट क्षेत्र है। ऐतिहासिक भी है बुंदेलखंड वाला एरिया और सांस्कृतिक रूप से भी विशिष्ट है, ठीक है। कैसे ऐतिहासिक क्यों है? क्योंकि बुंदेलखंड वाला जो एरिया है इसे आप महाजनपद के टाइम से आपका जो है देख सकते हैं। महाजनपद के टाइम से आप बुंदेलखंड वाले एरिया को देख सकते हैं ऐतिहासिक दृष्टि से। वहीं सांस्कृतिक है, इसकी जो संस्कृति है वो कल्चर है वो अपने आप में हिस्ट्री में हमेशा यूनिक रही है, इसीलिए ये इस क्षेत्र को एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इस्टेब्लिश कर रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश के दक्षिण और मध्य प्रदेश का जो उत्तरी भाग है, अगर इन दोनों को मिलाया जाए तो ये वास्तव में बुंदेलखंड वाला एरिया फॉर्म होता है। मतलब उत्तर प्रदेश के साउथ में दक्षिण में आ जाए और उधर उसी के जस्ट नीचे आपका मध्य प्रदेश के का उत्तर का जो एरिया है, ये एक ओवरऑल मिलके बुंदेलखंड क्षेत्र बनता है। बुंदेलखंड क्षेत्र अकेले उत्तर प्रदेश में भी नहीं है, केवल मध्य प्रदेश का भी पार्ट मिला के तब हम बुंदेलखंड की बात करते हैं, पूरा एक क्षेत्र मानते हुए।
तो वही हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है वो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों में फैला हुआ एक क्षेत्र है, जिसकी एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि है। और इसी भौगोलिक संरचना, जलवायु या बनावट के आधार पर इसकी एक अपनी क्षेत्रीय पहचान है। ठीक है, पहले हमने इसको इंट्रोड्यूस कर दिया। अब इसके बाद हम आगे आते हैं कि देखो, अगर बुंदेलखंड को मैं एक सांस्कृतिक क्षेत्र मानूं तो इसके कुछ तत्व होने चाहिए। हमेशा किसी भी जगह के सांस्कृतिक क्षेत्र होने के लिए ना ये 4 पॉइंट आपके होने बहुत जरूरी है। क्या पॉइंट होना जरूरी है? एक तो उसकी अपनी ना एक स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए, दिखना चाहिए कि भाई यहां से यहां तक का एक बिल्कुल स्पेसिफिक क्षेत्र है, तो उसकी एक अपनी स्पेसिफिक बाउंड्री होनी चाहिए उस पर्टिकुलर क्षेत्र की। जैसे ये आपसे पूछ सकता है कि भाई जो आपका ब्रज वाला एरिया है, तो ब्रज जो क्षेत्र है उत्तर प्रदेश में, उसको एज ए सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है? हाँ जी, माना जा सकता है, क्योंकि उसकी एक अपनी स्पेसिफिक ठीक ठाक बाउंड्री होती है। बुंदेलखंड की भी एक ठीक ठाक बाउंड्री है, बुंदेलखंड वाले क्षेत्र की। इसी तरीके से हम अलग अलग एरिया, अब वेस्टर्न यूपी को माने तो वेस्टर्न यूपी की भी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है। तो इस तरीके से जो उत्तर प्रदेश के 4 जो क्षेत्र बटे हुए हैं, उनकी अपनी एक स्पेसिफिक बाउंड्री है। और जब तक कोई क्षेत्र एक स्पेसिफिक बाउंड्री नहीं रखेगा, तब तक वो एक सांस्कृतिक क्षेत्र नहीं बनेगा, क्योंकि उसको डिस्टिंक्ट होना या क्षेत्र की भिन्नता होना उसमें हमेशा जरूरी रहेगा। दूसरा पॉइंट क्या रहेगा? उसकी अपनी एक सांस्कृतिक, एक तरीके से सांस्कृतिक विशिष्टता हो, अलग ही संस्कृति हो, थोड़ी सी संस्कृति, भाषा के रूप में, खान पीन के रूप में, पहन के रूप में, साहित्य के रूप में, भाषा के रूप में, इस तरह की। और आपके जैसे लोकगीत हैं, लोक नृत्य है, स्थापत्य कला है, इन सारे प्रोस्पेक्ट्स में उसकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए अलग। तभी वो एक तरीके से सांस्कृतिक क्षेत्र बनेगा, क्योंकि उसकी संस्कृति यूनिक होगी, तभी तो उसे एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में एस्टैब्लिश करेंगे। इसके अलावा उसके अंदर एक जो है ना ऐतिहासिक निरंतरता भी होनी चाहिए। जैसे हम देख रहे हैं कि जब हमने कहा बुंदेलखंड को, तो बुंदेलखंड की अपनी एक ऐतिहासिक निरंतरता है। महाजनपद या उससे भी पहले के टाइम से आप बुंदेलखंड को ट्रेस कर सकते हैं। तो एक ऐतिहासिक निरंतरता भी उसके अंदर बनी रहे, उसका एक अपना हिस्ट्री भी रहे, तभी उसका एक अलग क्षेत्र बनता है। और साथ साथ में इसमें यह भी है कि उसकी जो ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट्स है, जो भौगोलिक परिदृश्य है, वो भी अपने आप में यूनिक होना चाहिए, डिस्टिंक्ट होना चाहिए। क्योंकि जब भौगोलिक परिदृश्य अलग होगा तो तभी उसकी संस्कृति भी अलग होगी, क्योंकि हमेशा एक भौगोलिक प्रभाव एक पर्टिकुलर एरिया की संस्कृति को निर्धारित करता है। जैसे अगर कोई एरिया, अगर मान लिया मैं कहूं कि भाई पहाड़ी एरिया है, तो उसका जो ज्योग्राफिकल एरिया है वो पहाड़ी है, तो पहाड़ी एरिया की संस्कृति अलग होगी। इसी तरह थार डेजर्ट अगर कोई एरिया है तो उसकी संस्कृति बिल्कुल अपने आप में अलग होगी। तो हमेशा ज्योग्राफी किसी भी पर्टिकुलर एरिया की संस्कृति को भी डिसाइड करता है। तो ये 4 पॉइंट होने चाहिए। जब भी हम किसी को सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में डिफाइन करेंगे तो हम उसमें ये 4 चीजें डिफाइंड करेंगे, और इन्हीं 4 चीजों के बेस पे हम उसे एक्सप्लेन कर देंगे कि किस तरीके से बुंदेलखंड एक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में माना जा सकता है या स्थापित किया जा सकता है। ठीक है, अब इस कंटेक्स्ट से हम उसे आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में बुंदेलखंड को हम कैसे देखते हैं। सबसे पहला हमारा वही एक स्थानिक एक रूपता या एक भौगोलिक विस्तार, उसका एक अपना स्पेसिफिक बाउंड्री, उसका एक अपना भूगोल, अलग से उसकी अलग स्पेसिफिक पहचान हमें देख रहे हैं। सबसे पहले तो वो भौगोलिक क्षेत्र देख रहे हैं, वो भौगोलिक विस्तार उसका कहाँ है, स्पेसिफिक होना चाहिए, बिल्कुल जी स्पेसिफिक है। तो हम बुंदेलखंड वाले फिगर को बनाएंगे और उससे दिखाएंगे कि किस तरीके से फिक्स है। अब क्या है फिक्स भाई? अगर हम इसको देखें, यहां अगर आप देख रहे हो तो आपको देख रहा होगा कि भाई ये एक एरिया है जो आपका एरिया ललितपुर के रूप में आपको जो है दिखाई दे रहा है। ठीक है, यहां से आपको झांसी दिखाई दे रहा होगा, जालौन दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहां से आप निकल के आ जाएंगे। उसके बाद आपको यहां से झांसी आ गया, सॉरी महोबा वगैरह आ गया, इसी के बाद आपका बांदा आ गया, चित्रकूट आ गया। इस तरीके से आपको ये एरिया दिख रहा है। तो भाई ये वाला जो एरिया है ना, ये तो मेरा एरिया हो गया उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक,
और ये उत्तर प्रदेश के अंदर 7 जिले हैं, तो उत्तर प्रदेश में इसके 7 जिले एग्जिस्ट करते हैं। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में भी इसके 6 जिले हैं। तो फिर मध्य प्रदेश वाले एरिया में यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर 1 2 3 4 5 और ये 1 दतिया 6, ये 6 डिस्ट्रिक्ट उत्तर प्रदेश के मिलते हैं। तो इस तरीके से आप इसे लेंगे और एक पूरा बुंदेलखंड वाला क्षेत्र अलग से बनाएंगे, इसे हम अलग दिखाएंगे कि ये मध्य प्रदेश वाले एरिया में, और इसका एक डिस्ट्रिक्ट दोस्तों यहाँ भी आता है, इसे भी हम अलग से दिखाएंगे ऐसे कि ये डिस्ट्रिक्ट आपका मध्य प्रदेश में अलग है। तो एक हम फिगर बनाएंगे जिसमें पूरा बुंदेलखंड एरिया दिखाएंगे, 7 डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे उत्तर प्रदेश के, 6 डिस्ट्रिक्ट दिखाएंगे आपके मध्य प्रदेश के। इस तरीके से 13 डिस्ट्रिक्ट को मिला के एक बुंदेलखंड रीजन मिलता है जिसकी अपनी यूनिक संस्कृति है, अपनी एक यूनिक इतिहास है। ठीक है, इसके बारे में जो है हम बात करते हैं। अब ये सभी जिले एक इतिहास, भाषा और पारिस्थिति के माध्यम से अपने आप को एक सांस्कृतिक भूभाग के रूप में एस्टैब्लिश करते हैं। ये बात हमें जो है करनी है इसके अंदर। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसे सबसे पहले इसका एक क्षेत्र निर्धारित कर दिया कि ये क्षेत्र है। इसके बाद आगे हमने कि भाई भूगोल आधारित सांस्कृतिक जीवन कैसा होगा। मैंने अभी बताया था कि भूगोल जो है किसी भी पर्टिकुलर एरिया की संस्कृति को निर्धारित करता है। तो भूगोल निर्धारित करता है उस पर्टिकुलर एरिया की संस्कृति को। तो यहाँ का भूगोल देखेंगे और उस भूगोल से किस तरीके से संस्कृति इंटरलिंकिंग है, ये हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे यहाँ। तो पहला है अर्धशुष्क जलवायु। आपके पास अगर देखें तो इस पूरे एरिया में एक अर्धशुष्क जलवायु होती है, जो रेन है वो काफी कम है इस एरिया में, तो अर्धशुष्क जलवायु है। जलवायु बहुत शुष्क है, सूखे की समस्या रहती है, पानी की बहुत कमी है, इसीलिए एक तरीके से जो ड्राई फार्मिंग होती है उस तरह की कृषि का यहाँ विकास हुआ है और उसी का विकास देखने को मिलता है। तो इस तरीके से कृषि प्रधान संस्कृति है ये, और वो भी ड्राई कृषि, सूखी खेती प्रधान संस्कृति का जन्म हुआ है, क्योंकि क्षेत्र ही एक तरीके से अर्धशुष्क जलवायु वाला है। अब इसके लिए इसीलिए यहाँ काली कपास मिट्टी मिलती है, लाल मिट्टी मिलती है, पथरीली मिट्टी मिलती है, जो मोटे अनाज एवं दलहन के लिए उपयुक्त है। तो इसीलिए इस क्षेत्र की पूरी संस्कृति कृषि प्रधान संस्कृति है और पूरी कृषि एक तरीके से मोटे अनाज और दलहनों पर आधारित है, क्योंकि यहाँ पर जो मुख्य मिट्टी है वो काली या पीली या कुछ जगह आपकी लाल तरह की मिट्टी यहाँ देखने को मिलती है, और पानी की कमी है। तो उस परिप्रेक्ष्य में एक कृषि आधारित संस्कृति का उदय होता है जो मोटे अनाज और दलहन के ऊपर आधारित होता है। तो यहाँ जो खान पीन होगा वो एक तरीके से दलहन का होगा, मोटे अनाजों का होगा, उसी तरह की फूड हैबिट यहाँ क्रिएट हो रही होगी। दूसरा ये पथरीला पठार है। अभी अगर आप इसे देखें तो ये एक तरीके से ना पठार वाला एरिया है, ये प्लेट्यू वाला क्षेत्र है। ठीक है, जबकि अगर उत्तर प्रदेश का बाकी सारा आप रीजन देखें तो वो सारा आपका गंगा का प्लेन है, लेकिन ये गंगा का प्लेन ना होके लगभग 900 से 1000 मीटर की ऊंचाई पर एक प्लेट्यू के रूप में स्टैब्लिश है, एक पठार के रूप में है। तो पठार के रूप में होगा तो उसकी अपनी अलग कल्चर होगी, क्योंकि बुंदेलखंड का जो ये ग्रेनाइट पथरीला भूभाग है, ये इसे एक स्वाभाविक दुर्ग के रूप में स्थापित करता है। यहाँ जगह जगह आपको जो ना बहुत सारे किले वगैरह देखने को मिलेंगे, इसीलिए यहाँ वीरता, संघर्ष और स्थानीय सरदारों की परंपरा आपको देखने को मिलेगी। क्योंकि पठारी भाग है, जगह जगह छोटे छोटे आपके जो है एक तरह से सुरक्षा के हिसाब से चीजें लोग बना लेते हैं और आपस में संघर्ष भी करते हैं। तो छोटे छोटे एरिया को कब्जा लेंगे लोग और वहाँ सरदार बन जाएंगे, फिर वे अपनी लड़ाइयाँ भी करेंगे और फिर उनकी लड़ाइयों की वीरता भी यहाँ देखने को आपको मिलेगी। तो वैसी बात है, एक संघर्ष वाला क्षेत्र रहा है जहाँ लगातार कोई भी पर्टिकुलर सरदार आपस में एक दूसरे से लड़के संघर्षों में चलते रहे हैं। तो संघर्ष की परंपरा, वीरता की परंपरा हमें यहाँ देखने को मिलती है। तो ये हमने देखा कि भूगोल जो है आपका वो किस तरीके से इस पे, एक मिनट, हाँ, हमने देख लिया कि भूगोल जो है इसमें किस तरीके से आपका इफेक्ट डाल रहा था इसके ऊपर। अब तीसरा पॉइंट आता है ऐतिहासिक निरंतरता, कि ऐतिहासिक निरंतरता इसके साथ कितनी रही है।
उसको भी हमें देखना पड़ेगा, इसके पीछे का इतिहास को जानना पड़ेगा। तो अगर मैं इतिहास में जाऊं तो ये चंदेल और बुंदेला राजवंश का क्षेत्र रहा है। अगर आप यहां देखें तो चंदेला राजवंश और बुंदेला राजवंश, दो राजवंश यहां बड़े फेमस रहे हैं। तो चंदेलों की वो रहा है एरिया, और बुंदेलों का एरिया रहा है, और इस बुंदेलों का एरिया रहा है इसीलिए इसका नाम बाद में बुंदेलखंड भी पड़ा है। तो इसी कंटेक्स्ट में अगर देखो तो अगर आप देखो तो चंदेलों द्वारा यहां बहुत सारी चीजें स्टैब्लिश की गई है इतिहास में। खजुराहो जैसे मंदिर देखने को मिलते हैं, कालिंजर जैसे किले देखने को मिलते हैं, ठीक है। इसी तरीके से जल संस्कृति की प्रकाष्ठा देखने को मिलते हैं, तालाब और सिंचाई। देखो यहां क्या होंगे, क्योंकि यहां बुंदेला और चंदेला वाले जो है राजवंश है, तो इन्होंने यहां बहुत सारी चीजें बनवाई, बहुत सारे आपके किले बनाए, जैसे कलिंजर का किला यहां बड़ा फेमस है। इसी तरीके से बहुत सारे मंदिर, जैसे खजुराहो के मंदिर फेमस हैं। इसी तरीके से बहुत सारे आपके तालाब यहां देखने को मिलते हैं, और सिंचाई के साधन, तालाब और सिंचाई के साधन इसलिए बनाए होंगे क्योंकि ये हमेशा से यहां पानी की कमी रही है। तो इस तरीके से यहां एक जल संस्कृति उत्पन्न होती है, ठीक है, जल संस्कृति उत्पन्न होती है। और क्योंकि यहां हमेशा ओरछा, झांसी जैसे एरिया हैं, तो एक योद्धा परंपरा भी बनेगी, क्योंकि जब यहां इस तरह का राजवंश स्टैब्लिश होगा तो डेफिनेटली बात है इस तरीके से एक राजपूताना टाइप सिस्टम यहां स्टैब्लिश होगा, और एक योद्धा और वीरता की परंपरा यहां लगातार चलती रही है। और उसने अपने स्तर पर बहुत सारे डेवलपमेंट भी किए हैं, किलों के, मंदिरों के, तालाबों के, ठीक है। इसके बाद स्वतंत्रता संग्राम के साथ अगर आप देखें तो इतिहास आगे बढ़ता है इसका, और जब स्वतंत्रता संग्राम पे आप आते हैं तो आपने देखा होगा कि स्वतंत्रता संग्राम पे आने में जो झांसी की रानी है उसके बारे में काफी जिक्र मिलता है, और उससे बुंदेलखंड की वीर गाथा एक बार फिर दोबारा से उभरती हुई हम देख रहे हैं। और उस टाइम भी आला और उदल की जो लोक गाथाएं हैं वे उसके बाद और ज्यादा पॉपुलर हो गई। यहां आला और उदल की लोक गाथाएं बहुत फेमस हैं, और ये इस पर्टिकुलर रीजन की वीरता को दिखाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यहां बहुत ज्यादा लोकगीत जो है इनके ऊपर बने हुए हैं, और वह यहाँ की संस्कृति को बहुत बेहतरीन तरीके से प्रदर्शित करते हैं। चौथी बात होगी एक सांस्कृतिक समरूपता। क्या इनके बीच में कोई सांस्कृतिक आपस में समरूपता देखने को मिलती है? एक तरह की यूनिक अलग संस्कृति है। हाँ जी, एक तरह की अलग यूनिक संस्कृति है। यहाँ का भाषा और साहित्य अपने आप में यूनिक है। तो बुंदेली भाषा यहाँ की इस विशिष्ट पहचान है। और इसके साथ साथ ही यहाँ पर अभी बात आई थी, आला, बिरहा, रसिया जैसे लोकगीत यहाँ बड़े फेमस हैं। इधर चित्रकूट में जाते हैं तो मैथिली शरण ग्रुप के द्वारा यहाँ साहित्य को काफी ज्यादा पॉपुलैरिटी देखने को मिलती है। तो ये वाली चीज है जो भाषा और साहित्य के रूप में इसे यूनिक बनाता है। फिर इसके बाद स्थापत्य और कला भी इसके अपने आप में यूनिक है। मैंने अपनी बात की थी कि यहाँ बहुत ज्यादा किलों का, मंदिरों का, बावड़िया और तालाबों का क्षेत्र है, क्योंकि ये पथरीला भूभाग है। इसी कंटेक्स्ट में ये चीजें बनी होंगी। इसी तरीके से अगर आप देख सकते हैं तो कालिंजर का किला, खजुराहो के मंदिर की एक विशिष्ट स्थापत्य कला यहाँ हमें देखने को मिलती है। और इसी कंडीशंस में अगर देखें तो बहुत ज्यादा जो है मतलब शिल्प भी बहुत ज्यादा यहाँ डेवलप हुए हैं। पत्थरों के छोटे छोटे आपके खिलौने, शिल्प, उन जो इस पे पत्थरों के ऊपर नक्काशी और टेराकोटा के जो प्रोडक्ट्स, ये भी यहाँ काफी ज्यादा फेमस हैं। तो इस तरीके से स्थापत्य और कला भी एक तरीके से जो बुंदेलखंड वाला रीजन है उसकी अपने आप में एक यूनिक है। तो इस तरीके से हमने 4 एस्पेक्ट में देखा कि जो बुंदेलखंड वाला एरिया है उसकी संस्कृति, उसकी जो है कल्चर, उसकी भाषा, उसका इतिहास और उसका भूगोल सब अपने आप में यूनिक है, जो इसे एक यूनिक सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में इस्टेब्लिश करता है। फिर हम इस बात में ये कह सकते हैं कि ठीक है भाई, अगर हम भाषा, बुंदेली राजपूत के ऐतिहासिक स्मृति और विशिष्ट भौगोलिक विशेषताएं देखें तो इसे गंगा और मालवा के पठार के बीच में एक विशिष्ट सांस्कृतिक क्षेत्र के रूप में या विरासत के रूप में देखा जाता है। ठीक है, तो इधर तो एक तरफ तो गंगा का मैदान हो गया और एक तरफ हो गया इधर मालवा का पठार। तो मालवा का पठार और गंगा के मैदान के बीच में ये एक तरीके से सुसंगित एक सांस्कृतिक धरोहर के रूप में या विरासत के रूप में आप इसे देख सकते हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।